सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिलीट फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आपके पवन सीरीज के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। जितने भी प्रश्न हैं आज इस क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। राजन सीरीज के प्रश्नों को पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ और सारे के सारे राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों के ही बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय पूरे क्वेश्चंस को मैं पढ़ाती हूँ दोस्तों। तो अगर आप चाहते हो कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो दोनों ही सीरीज के सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग पढ़ करके जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो छ वर्ण है ये किसके किसके योग से बना है? तो हिंदी वर्णमाला में 4 वर्ण ऐसे हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, जो कि संयुक्त वर्ण है और ये 2 वर्णों के योग से बने। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, छ जो है ये क और श से मिलकर के बना है, क और मूर्धन्य श से मिलकर बना है। जो त्र है ये त और र से मिलकर के बना है। जो ज्ञ है ये ज और इ से मिलकर के बना हुआ है और जो स्र है ये श और र से मिलकर के बना हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन चारों के बारे में ही, चाहे बहुविकल्पीय प्रश्न हो चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, एग्जाम में आता ही आता है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। तो अर्वाचीन का होता है प्राचीन और उचित का होता है अनुचित। ठीक है, विलोम पूछा यानी कि अपोजिट वर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थक या पर्यायवाची शब्द लिखिए। अगर एग्जाम में समानार्थक पूछता है या पर्यायवाची पूछता है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अग्नि का हो जाएगा अनल, पावक, आग, इसके अलावा कृषाण। ठीक है, गणेश का हो जाएगा लंबोदर, विनायक, गणपति, गजानन। ठीक है, अमृत का पीयूष, सुधा, सोम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, जैसे क, म और ल मिलकर के क्या हो गया, कमल। ये कोई अर्थ दे रहा है। ठीक है, अब अगर इन्हीं को हम अलग अलग आगे पीछे करके लिखें, ल म क, तो ये कोई शब्द नहीं बना लमक। तो इस तरीके से वर्णों का जो एक क्रम, एक व्यवस्थित क्रम में जो लिखे जाते हैं, तो उससे जो शब्द बनता है, सार्थक शब्द बनता है, वही कहलाता है शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को हम क्या कहते हैं, पद या छंद कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, अंश और अंश में शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि अंश का क्या अर्थ होता है और इस अंश का क्या अर्थ होता है? तो इस अंश का अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ पर कंधा क्या होता है, ये जो छोटा वाला सा होता है, इसका अर्थ होता है, अगर ये लगा हुआ है तो आ के साथ, तो ये अंग के साथ, तो ये हो जाएगा कंधा इसका अर्थ। और ये वाला अंश है तो इसका मतलब भाग या किसी चीज का टुकड़ा या भाग। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण तो समान होता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंश और अंश, दोनों शब्दों का उच्चारण एक समान है, परंतु अंश का अर्थ है भाग और अंश का अर्थ है कंधा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, अज्ञ और उन्मुख शब्द का विलोम लिखना है। तो अज्ञ का हो जाएगा विज्ञ और उन्मुख का हो जाएगा विमुख। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, तीनों श और ह किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो श, श, स, ह किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है या मुख से ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उन्हें हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भृंग और विटप शब्द के क्रम से दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो भृंग का हो जाएगा मधुप, मधुकर, भ्रमर, भौरा और विटप का तरु, पेड़, वृक्ष, पादप। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रुत लेख का क्या उद्देश्य? श्रुत मतलब सुनना और लेख मतलब लिखना, यानी कि सुन करके जब हम कोई चीज लिखते हैं, जैसे शिक्षक ने बोला राम घर जाता है, शिक्षक ने बोल दिया, बच्चों से कहा कि लिखो, तो सारे बच्चे कॉपी पर लिख रहे हैं राम घर जाता है। तो बच्चों ने कैसे लिखा? बच्चों ने, शिक्षक ने बोला और जो शिक्षक ने बोला उसको सुन करके बच्चों ने अपनी कॉपी पर लिखा। तो जब बच्चे सुन करके कोई चीज लिखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में डिक्टेंशन कहते हैं, हिंदी में इमला बच्चे बोलते हैं उसको, ठीक है, तो श्रुत लेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेंशन कहा जाता है। अध्यापक बच्चों को
कक्षा 5 में ही सुलेख तथा श्रुतलेख की शिक्षा देना आरंभ कर दे तो अच्छा होगा। श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है, अध्यापक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुत लेखन का उद्देश्य शब्दों को सही लिखना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना होता है। ठीक है, तो श्रुत लेख याद रखिएगा कि किस तरीके से एग्जाम में किस तरीके से शिक्षक जो है वो डिक्टेशन बोलते हैं और बच्चे लिखना शुरू करते हैं, और इससे उनकी राइटिंग जो है वो अच्छी होती है, वो शब्दों को सही से लिखते हैं तो उनका उच्चारण भी सही होता है, और इससे वो फास्ट लिखते हैं क्योंकि शिक्षक बोलते जाते हैं और सारे बच्चों को स्पीड में लिखना भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। तो एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे जल, नीर। ठीक है, पानी को ही हम जल कहते हैं, नीर कहते हैं। तो जल और नीर क्या हो गए? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण रुकावट आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। तो व्यंजन वर्णों की परिभाषा अगर आपको लिखनी है, सिंपली आप लिख सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा के यही 4 कौशल ही होते हैं किसी भी भाषा को सीखने के: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसे हम संक्षेप में कहते हैं सुबोपली। ठीक है, किसी भी भाषा के ये 4 दक्षताएं होती हैं या 4 कौशल होते हैं। सबसे पहले उस भाषा को हम सुनते हैं, फिर सुन करके बोलना सीखते हैं, बोलने के बाद उसको पढ़ना सीखते हैं और सबसे लास्ट में लिखना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, भाषा किसे कहते हैं? तो ध्वनि चिन्हों के समष्टि को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है? तो भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? तो ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने हैं? तो स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के हम कर पाते हैं वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर पाते हैं या बिना किसी वर्ण की सहायता के हम कर पाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वरों को बोलने के लिए किन और वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, कुल 11 स्वर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे अक्षर जो उच्चारण के समय ध्वनि फेफड़ों में अनस्फुरित होकर मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं। इतना कठिन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, या स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को ही हम व्यंजन कहते हैं। बस आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, और यहाँ पर आप देखिए च, छ, ज, झ को गायब कर दिया है, तो यहाँ पर च, छ, ज, झ भी रहेगा। ठीक है, च, छ, ज, झ भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भा तक होता है, या टोटल 25 वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, स्पर्शी व संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? तो यही च वर्ग को ही हम स्पर्शी संघर्षी भी कहते हैं। तो कभी एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, क से लेकर के भा तक या माँ तक के जितने भी वर्ण होते हैं, टोटल 25 वर्ण जो होते हैं ये होते हैं स्पर्शी। ठीक है, और स्पर्शी संघर्षी हम च वर्ग को स्पर्शी संघर्षी भी कहते हैं। स्पर्शी तो ये होता ही है, साथ ही संघर्षी भी होता है। तो च, छ, ज, झ जब मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा स्थानों को कुछ रगड़ती हुई चलती है, च, छ, ज, झ बोल के आप देखिए, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्शी संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं,
अनुनासिक किसे कहते हैं? जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण। अंग, य, अण, न, म। आप बोल करके देखिए, नासिका विवर से भी आवाज आती है यानी कि नाक से भी, और मुख द्वार को हम बंद करके खोलते हैं इनके उच्चारण के लिए, चाहे अंगा हो, इया हो, अड़ा हो, ना हो, म हो, तो इन्हें अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर मतलब उन स्वरों को कहते हैं जिनको बोलने में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। ठीक है, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ये सब होते हैं दीर्घ स्वर। इसके अलावा ए, ओ, औ भी होते हैं जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लुंठी तथा लोणित किसे कहते हैं? तो इसमें मुख द्वार जीभ की नोक से शीघ्र ही बंद होता है और 2-3 बार खुलता है, जैसे कि र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, अर्ध स्वर किसे कहते हैं? इनके बोलने से मुख द्वार बहुत संकरा हो जाता है और हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है। य व को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, तो याद रखिएगा य और व को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, अक्षर समूह का दूसरा नाम लिखिए। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम क्या है? वर्णमाला है, जिसमें स्वर और व्यंजन एक क्रम में व्यवस्थित रूप में लिखे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में समय कम लगे वे ह्रस्व स्वर होते हैं, यथा अ, ई, उ। या ऐसे स्वर जिनको बोलने में या जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तीनों, श और ह। क्वेश्चन नंबर 29 है, देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है? तो देवनागरी लिपि सुंदर तथा स्पष्ट है, हमारा मूल साहित्य इसी लिपि में संरक्षित है और जो हम बोलते हैं यानी कि जो हम सुनते हैं वही हम लिखते हैं या वही हम पढ़ते हैं, जो हम लिखते हैं वही हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, भाव तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? तो भाव और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का कौन सा माध्यम है? तो मनोभावों को बोलकर प्रकट करने का माध्यम मौखिक भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो लिखित भाषा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसे हम कहते हैं परिशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, भाषा की 4 दक्षताएं बताइए। तो पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना। क्वेश्चन नंबर 35 है, भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, भाषा किसे कहते हैं? तो लिखकर या बोलकर समझाई जाने वाली बातें ही क्या होती हैं? भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लिपि क्या है? तो यादृच्छिक वर्ण प्रतीकों की परंपरा भाषा को दृश्य रूप में स्थायित्व प्रदान करे उसे ही लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो एक सा अर्थ प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे जल को नीर, वारी, पानी आदि नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? तो जनार्दन, इसके अलावा मोहन, मुरलीधर। क्वेश्चन नंबर 40 है, विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते, जैसे कि रात का दिन, आज का कल, ऊपर का नीचे, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 41 है, अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम। तो अर्वाचीन का हो जाएगा प्राचीन, अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा, ये अभी आप लोगों ने ऊपर देखा भी है। और उचित का हो जाएगा अनुचित। क्वेश्चन नंबर 42 है, यश तथा भास्कर के पर्यायवाची लिखिए। तो यश का हो जाएगा कीर्ति और भास्कर का सूरज, भानु, दिवाकर, दिनकर। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, तुकांत शब्द क्या है? तो तुकांत शब्दों में उच्चारण की दृष्टि से सभी शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों की किसी भी प्रकार की एक रूपता होती है। रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, झोंक, पोंक, टोक, झंडा, अंडा, पंडा, संडा, डंडा, कंडा, ये सब इस तरीके से क्या है? तुकांत शब्द है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अनेकार्थी शब्द क्या हैं?
तो भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त तथा सुंदर बनाने के लिए वाक्य को एक ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे जो बिना वेतन काम करे उसे हम अवैतनिक कहते हैं, जिसका कोई उपमा ना हो उसे हम क्या कहते हैं, अनुपम कहते हैं, जिसकी कोई उपमा ना हो। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंदी के अंतर्गत कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो 11 विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 46 है, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो अल्प विराम यहाँ पर सिंपल कॉमा को हम कहते हैं। तो किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग देने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं या थोड़ा सा ठहरने के लिए। राम को जगाओ मत सोने दो, राम को जगाओ मत सोने दो। तो आप समझ सकते हो कि ये कॉमा कितना डिफरेंस पैदा कर देता है किसी भी सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 47 है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये जो आंसर दिया हुआ है ये सही नहीं दिया हुआ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हम इस तरीके से करते हैं, जैसे कोई वाक्य है जिसमें बहुत कष्ट है तो हम बोलेंगे ओ ये क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बीच में ही प्रयोग करते हैं, अंत में प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अरे, इस तरीके से ओह की जगह पर अरे का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो प्रयोग होता है छी छी, या इस तरीके से भी अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी जो चिन्ह है वो इस तरीके से प्रयोग होगा, ठीक है, शब्द के बाद। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग बहुत ही हर्ष, खुशी, उल्लास का भी जब भाव प्रकट करना होता है हमें, तो उस जगह पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं, वाक्य के अंत में नहीं करते हैं, ठीक है, बीच में भी करते हैं। तो इस तरीके से एक डंडी और उसके नीचे एक बिंदु, यही होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 48 है, लेखन के प्रकार बताइए। तो लेखन के 3 प्रकार हैं, सुलेखन, अनुलेखन और श्रुति लेखन। क्वेश्चन नंबर 49 है, लेखन शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? लेखन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, लेखन शिक्षण की कितनी विधियां? तो देखिए, जैकटॉर विधि, मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि। कभी कभी पूछता है जो मॉन्टेसरी विधि है ये कौन सी शिक्षण विधि है? तो लेखन शिक्षण विधि है। क्वेश्चन नंबर 51 है, वाक्य किसे कहते हैं? तो मनुष्य के विचारों को पूर्णतः लिखित या मौखिक रूप में प्रकट करने वाले समूह को ही वाक्य कहते हैं, या सिंपली आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, शब्दों के व्यवस्थित या सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम घर जाता है, तो राम एक शब्द हो गया, घर एक शब्द हो गया, जाता है एक शब्द हो गया, तो इनको मिला करके हमने एक वाक्य बना दिया कि राम घर जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, वाक्य को परिभाषित करिए। तो वाक्य में भाव को अभिव्यक्त करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, वाक्य के प्रकार लिखिए। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 54 है, लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं। तो पहला है अक्षर शब्द वाक्यों का स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत करना, दूसरा है व्याकरण एवं वर्तनी की दृष्टि से शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक सरल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? अगर एक भाषा शिक्षक है तो वो लेखन में बिल्कुल निपुण हो, बहुत ही अच्छे से उसको भाषा लिखनी आती हो, भाषा का उसको पूर्ण ज्ञान हो, प्रवाह में वक्ता हो, यानी कि बिना रुके अगर उसको बोलना हो 1 घंटा 2 घंटा बोलने को कर दिया तो वो अच्छे से उस भाषा में टॉप कर पाए बच्चों से। शिक्षण का उच्चारण, शिक्षक यहाँ पर होगा, शिक्षक का जो उच्चारण हो, जो वाक्यों का, शब्दों का उच्चारण हो वो सही से करते हो। अगर वो सही से नहीं करेंगे तो बच्चे भी सही से नहीं करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वाक्य हैं उनका शुद्ध रूप से उच्चारण करें शिक्षक। अब क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम ही क्या है? वर्णमाला है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? तो भाषा शिक्षण के 4 प्रमुख कौशलों में श्रवण, उच्चारण, वाचन एवं अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 58 है, अनभिज्ञ तथा मुक्त का क्रमशः विलोम लिखिए। तो अनभिज्ञ क्या हो जाएगा? अभिज्ञ, और मुक्त का हो जाएगा बंधन। अभिज्ञ यहाँ पर भ हो जाएगा दोस्तों, अभिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 59 है, छ, त्र, ज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 60 है, ओ औ का उच्चारण स्थान लिखिए। तो ओ और औ का कंठोष्ठ होता है मिला करके। क्वेश्चन नंबर 61 है, या, र, ला, व किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। चारों आप लोगों को मैंने बता ही दिया है,
बहुविकल्पीय प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं? तो अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल, अंगूर। क्वेश्चन नंबर 63 है, लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। या भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है। इसी लाइन को भी अगर आप याद रखोगे तो भी 1 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो पूरा आपको 1 नंबर इस पर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है, तीनों श और ह मिलकर के। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे तो उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, ई, ऊ, री। क्वेश्चन नंबर 66 है, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। तो उपेक्षा मतलब अवहेलना, किसी को इग्नोर करना, और अपेक्षा मतलब किसी से आशा रखना या उम्मीद रखना। 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 67 है, सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। तो सुधा का अर्थ होता है अमृत और पंकज का अर्थ होता है कमल। 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 68 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, तो क्या होता है? रेखांकित होता है। ठीक है, जिसके नीचे भी रेखा लगा दी गई है वो क्या हो जाएगा? रेखांकित शब्द या रेखांकित वाक्य। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची लिखिए। तो गगन, नभ, आसमान, अंबर। 2019 में सारे के सारे प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? तो दोनों ही स्वर वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 71 है, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो 4 हैं, तीनों श और ह। ये बार बार एग्जाम में पूछता है, ऊष्म व्यंजन, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन, इसके अलावा दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 72 है, संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम लिखिए। तो संधि का हो जाएगा विच्छेद और संयोग का हो जाएगा वियोग। क्वेश्चन नंबर 73 है, अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। तो मौखिक और लिखित दो ही प्रकार से हम अभिव्यक्ति कर पाते हैं अपने भावों विचारों की। 2022 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 74 है, स्वराघात किसे कहते हैं? तो उच्चारण में ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को ही स्वराघात कहा जाता है। 2023 के एग्जाम में पूछे हुए सारे प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 75 है, पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। तो पार्श्विक वर्ण पूरी हिंदी वर्णमाला में एक ही है और वो है ल वर्ण। तो पार्श्विक वर्ण मुख द्वार बीच में बंद हो जाता है। पार्श्विक वर्ण में जो मुख द्वार है वो बीच में बंद हो जाता है और हवा दोनों ओर से निकल जाती है, जैसे कि ल। आप बोल करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, लिपि को परिभाषित कीजिए। भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। देखिए 2023 में भी पूछा गया और पिछले ईयर्स में भी ये प्रश्न पूछा गया है, लिपि। लिपि की परिभाषा बताइए। तो भाषा को लिखने की विधि ही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं, आर्य और उन्नति का विलोम। तो आर्य का हो जाएगा अनार्य और उन्नति का हो जाएगा अवनति। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 और यहाँ पर आपके सारे के सारे बहुविकल्पीय, सारे के सारे अति लघुत्तरीय, आपके पवन सीरीज के, राजन सीरीज के दोनों के ही खत्म हो रहे हैं। और सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज के अगर क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। सारे विषयों को आप देखते रहिए और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर करते रहिए। कारक किसे कहते हैं? अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। साधारणतः कारक का अर्थ है करने वाला। ऐसी वस्तु जिसका उपयोग क्रिया को पूर्ण करने में हो कारक कहलाता है। जैसे दशरथ के पुत्र ने राम ने लंका में रावण को वाणों से मारा। इस वाक्य में पुत्र, राम, लंका, रावण तथा वाण ये शब्द कारक हैं। अपादान कारक का चिन्ह से या अलग होने के योग से होता है। तो इस तरीके से जो कारक चिन्ह है आपने यहाँ पर देखा, कारक की परिभाषा की क्रिया के साथ जिन शब्दों का संबंध होता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और अपादान कारक का चिन्ह से होता है या अलग होने के बोल, जैसे कि छत से बिल्ली कूदी। ठीक है, ये क्या है? अपादान कारक का एग्जाम्पल है। जहां कोई चीज अलग होती है दूसरे से वहां पर अपादान कारक होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 78 क्वेश्चन थे टोटल और सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों ने देख लिया।
दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, यहाँ पर घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारे विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के आपको बहुत ही अच्छे से राजन सीरीज पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप देख रहे हो, सारे के सारे प्रश्नों की पीडीएफ मिल जाती है, पूरी की पूरी राजन सीरीज, पूरी की पूरी पवन सीरीज 8 के 8 विषयों की। तो अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो यही आपको बहुत ज्यादा पैसे में मिलेंगे। तो ये सब आपको हमारे ऐप में मिल जाते हैं। ऐप यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया, आप सिंपली मैसेज करके या कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप की लिंक मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जहां पर कोई भी डाउट हो हमसे पूछते रहिए, सारी क्लासेस को अच्छे से देखते रहिए और चैनल से बने रहिए। क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, और सारी क्लासेस को अच्छे से आप देखिए, अपने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी बहुत अच्छे से करिए और हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट से जुड़े रहिए। जय